हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2322 करने वाले हैं। हार्ड मार्क्ड है बट मुझे लगता है कि मीडियम लेवल मार्क किया जा सकता था इस प्रॉब्लम को। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है इसलिए क्योंकि आपको ये कुछ चीज़ें सिखाएगा जो कि बहुत अलग अलग प्रॉब्लम में यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हार्ड प्रॉब्लम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सम मल्टीपल कंसेप्ट्स। तो आज वाले प्रॉब्लम में भी आप वही होगा, मल्टीपल चीज़ों का कॉम्बिनेशन है आज वाला प्रॉब्लम। इसीलिए जो जो कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है ये वाला प्रॉब्लम वो आप सीख जाओगे ना, तो आपको दूसरे प्रॉब्लम्स में भी हेल्प होगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन, देर आर नो लिमिट्स। ये तो फैक्ट है यार कि एक्चुअली में कोई लिमिट नहीं होता ऑफ व्हाट यू कैन अचीव विद ट्रू डेडिकेशन। है ना, डेडिकेशन है तो यू कैन अचीव लिटरली एनीथिंग। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। मिनिमम स्कोर आफ्टर रिमूवल्स ऑन अ ट्री, देयर इज एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ट्री with n nodes labeled from 0 to n-1 and n-1 edges। टोटल n नोड्स होंगे, ठीक है, और n-1 एजेस होंगे। ठीक है, और अनडायरेक्टेड है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर अरे नम्स ऑफ लेंथ n वेयर नम्स i रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द ith नोड। ठीक है, मतलब एक नम्स नाम का ही वेक्टर दिया है जिसमें हर नोड का वैल्यू आपको दे दिया होगा। You are also given a 2D integer array edges of length n-1 where edges I is equal to ai bi indicated there is an edge between nodes ai and bi। चलो ठीक है, मतलब यहाँ से हिंट तो मिल गया कि ग्राफ मुझे बनाना है और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। यहाँ पर दे दिया है एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ट्री है ना। रिमूव ट्री क्या है, एक तरह का ग्राफ ही है। रिमूव टू डिस्टिंक्ट एजेस, देखो यहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि दो डिस्टिंक्ट एज आपको हटाना है ऑफ द ट्री टू फॉर्म थ्री कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं कोई भी आपको ऐसे ट्री दे रखा है, तो अगर आपको तीन कंपोनेंट में इसको बांटना है तो आपको दो एज इसका हटाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं अगर आपने ये एज हटा दिया और एक ये एज हटा दिया तब जाके तीन कंपोनेंट बन पाएगा। देखो ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट है ना। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि दो एज हटाओ और दोनों अलग अलग एज होना चाहिए टू फॉर्म थ्री कनेक्टेड कंपोनेंट्स। फॉर अ पेयर ऑफ रिमूव्ड एजेस द फॉलोइंग स्टेप्स आर डिफाइंड। गेट द ZOR ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द नोड्स फॉर ईच ऑफ द थ्री कंपोनेंट। जैसे ही आप कोई दो एज को हटाओगे तो तीन अलग अलग जो कंपोनेंट मिलेंगे आपको, है ना, उस तीनों के ZOR निकाल लो। ठीक है, और उन तीनों ZOR में से जो सबसे लार्जेस्ट ZOR है और जो सबसे स्मॉलेस्ट ZOR वैल्यू है उनका डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो रिटर्न द मिनिमम स्कोर ऑफ एनी पॉसिबल पेयर ऑफ एज रिमूवल्स ऑन द गिवन ट्री। ओके, जितना मिनिमम ZOR आप निकाल सकते हो उस केस में वो आपको आंसर में रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, इस एग्जांपल को देखो। यहाँ पर दे रखा है कि नम्स, ये नम्स में देखो दे रखा है कि हर नोड की वैल्यू क्या है। जीरोथ वाले नोड की वैल्यू क्या है, वन वाले नोड की वैल्यू क्या है, 2 3 4। और एजेस दे रखा है, 0 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, 1 3 से है और 3 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द डायग्राम अबव शोज अ वे टू मेक अ पेयर ऑफ रिमूवल। द फर्स्ट कंपोनेंट हैज नोड्स 1 3 4। ठीक है, मतलब इसने क्या किया कि 1 3 4 में ऐसे तोड़ लिया। मतलब देख रहे हो ये जो रेड एज है ना, रेड वाला, इनको हटा दिया है इसने। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, 1 3 4 वाला एक बन गया, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। तीन कंपोनेंट मिल रहा है आपको, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 0 है और ये 2 है। ठीक है, अब हर कंपोनेंट का ZOR निकाल लो। जैसे इसका अगर ZOR निकालोगे, जैसे ये 1 वाला जो नोड है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, इसका एक्चुअल वैल्यू 4 है, इसका एक्चुअल वैल्यू 11 है, इसका एक्चुअल वैल्यू 1 है, इसका एक्चुअल वैल्यू 5 है। ठीक है, तो पहले तो इस पूरे का ZOR निकाल लो। 5 ZOR 4 ZOR 11 जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, तो इसका ZOR आ गया 10, ZOR इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका ZOR 1 आएगा, इसका ZOR 5 आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो वैल्यू है ZOR का वो 10 है, सबसे छोटा है वो 1 है। 10 - 1 दैट इज़ 9, यही मेरा आंसर है। इसके अलावा कोई भी दूसरा एज हटा के देख लेना। जैसे मान लेते हैं, मान के चलते हैं आपका मन किया कि आपने ये एज हटाया और ये वाला एज हटा लिया। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट आपको ये मिलेगा, एक तो 4 अलग मिलेगा, फिर एक कंपोनेंट आपको मिलेगा 3 1 2 और एक 0 यहाँ अलग मिलेगा। तो इस बार ZOR निकालना तीनों का, और मैक्सिमम और मिनिमम ZOR का वैल्यू का डिफरेंस निकालोगे तो 9 से छोटा नहीं आ पाएगा। ठीक है, आपको स्मॉलेस्ट निकालना है। ओके, ठीक है, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर।
तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि हमें दो एज हटाने हैं, क्योंकि दो एज को हटाने से तीन कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपने इन दोनों एज को चुन लिया, इसको चुना और इसको चुना, तो इनको अगर हटाओगे तो देखो होगा क्या, तीन कंपोनेंट में बढ़ जाएगा आपका ट्री। एक कंपोनेंट आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, एक कंपोनेंट ये दिख रहा होगा और एक ये कंपोनेंट दिख रहा होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो जिस एज को मैंने हटाया है उसको बस यहाँ पर ऐसे रेड से मार्क कर देता हूँ। तो अब देखो ध्यान दो, आपको अल्टीमेटली करना क्या होगा, आपको इसका जोर चाहिए होगा, ठीक है, इसका जोर चाहिए होगा और इसका जोर चाहिए होगा, है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर आपको इसका जोर निकालना है तो चाहे तो आप एक काम कर सकते हो कि अपने इस सब ट्री को देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, एक तरह का सब ट्री ही तो है। अगर आपको इसका जोर चाहिए तो आपको इस नोड से, मान लेते हैं इस नोड का वैल्यू ए था, इसका बी था, सी था, डी था, आपको इस ए वाले नोड से स्टार्ट करना होगा और सभी का जोर लेना होगा। तो डीएफएस मार लेना ए से, डीएफएस एट ए, ठीक है, और सभी का डीएफएस मार के सभी का जोर निकालना, ए जोर, बी जोर, सी जोर, डी। सिमिलरली इस कंपोनेंट को देखो, मान लेते हैं यहाँ पर ई होता, एफ होता और जी होता, तो डी एफ एस एट आप ई मारते तो आपको ई जोर एफ जोर जी मिल जाता। सिमिलरली इस सब ट्री को देखो, मान लेते हैं एच है और आई है, तो डी एफ एस एट एच अगर आप मारते तो एच जोर आई मिल जाता। ठीक है, तो आपने इस बार चुना क्या, आपने इस बार चुना था इन दोनों एज को, है ना, इस एज को चुना और इस एज को चुना। मतलब आपने अल्टीमेटली चुना क्या कि आपने एक इस ए को चुन लिया कि इसका एक अलग सब ट्री होगा, और इस एच को चुन लिया कि इसका एक अलग सब ट्री होगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग बचा वो तो उसका तो है रूट, ये है, मान के चलते ये रूट है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख रहा है, आपने ए के पास जो एज था ये वाला, वहाँ पर उस एज को आपने डिलीट मारा, और एक बार एच जो था नोड, उसका वाला एज को डिलीट मारा जिससे वो कनेक्टेड था ऊपर वाले नोड से, आपने उस एज को डिलीट मारा। तो आपके पास तो ऑप्शन है ऐसे ही, जैसे यहाँ पर इस बार आपने ए और एच वाले के ऊपर वाले एज को डिलीट मारा है, आपके पास और भी ऑप्शंस थे। आप हो सकता है कि आप इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हो सकता है कि आप क्या करते कि आप इन दोनों को ना चूज़ करके आप इन दोनों नोड को चुन लेते। मान लेते हैं आपने डी को चुनते, इसे डी को, तो आप मानते इसको उड़ा देते। ठीक है, मान लेते आपने जी को चुना होता तो आप इसको उड़ा देते। ठीक है, तो इस बार देखो होता क्या, इस बार आपका ट्री कुछ ऐसा दिखता। यहाँ पर मैं एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, ये अपना डी अलग हो गया, यहाँ पर जी अलग हो गया। ठीक है, तो इस बार आपने किसको किसको चुना, इस बार आपने डी वाले नोड को चुना था और जी वाले नोड को चुना था कि तुम लोगों का अपना अलग अलग सब ट्री होगा, डी और जी का अपना अपना अलग सब ट्री होगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो तो है ही, जैसे ये ई मेरा रिमेनिंग था, है ना। तो इस बार हुआ क्या कि डी एक अपना अलग सब ट्री हो गया, जी एक अपना अलग सब ट्री हो गया, और जो रिमेनिंग है वो ये हो गया सब ट्री। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं, आप कोई भी दो नोड को चुन सकते हो उनके एज को हटाने के लिए। तो अगर बहुत सिंपल अगर सोचा जाए तो आपको करना क्या था कि मान लेते हैं नोड आपने चुना, नोड 1, फॉर लूप लगा के, और एक और फॉर लूप लगा दिया, क्योंकि कोई भी दो पॉसिबल नोड को आप चुन सकते हो, नोड 2, ठीक है, और ये नोड 1 और नोड 2 को मान लेते हैं आपने चुन लिया, तो सारे पॉसिबल दो नोड के पेयर निकल के आ जाएंगे जिनको जिनको आप चुन रहे हो उनके एजेस को हटाने के लिए। ठीक है, तो इसकी टोटल नंबर कितने नंबर ऑफ नोड्स है, एन नोड्स है, तो एन स्क्वायर तो यहाँ पर हो गया। बट मैंने क्या बोला, जब आपने दो नोड को चुन लिया, मतलब आपने नोड को चुन के उनका एज उड़ा दिया है, तो तीन कंपोनेंट बनेंगे, और तीनों कंपोनेंट का आपको डीएफएस के थ्रू जोर भी निकालना पड़ेगा। अब डीएफएस है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ओ ऑफ एन लगेगा, क्योंकि आप सभी में डीएफएस मारोगे तो सारे नोड्स पर जाओगे ही, तो ओ ऑफ एन यहाँ पर लग जाएगा। तो देख रहे हो ओ ऑफ एन क्यूब हो जा रहा है मेरा सोल्यूशन। ठीक है, तो विच कैन रिजल्ट इन टाइम लिमिट एक्सीडेड। ओके, बट अगर कंस्ट्रेंट को देखोगे तो वो इतना भी टाइट नहीं है, एन स्क्वायर से भी काम बन सकता है, कंस्ट्रेंट इतना टाइट नहीं है हमारा। ठीक है, तो लेकिन ध्यान दो, एन स्क्वायर में अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो सारे नोड, सारे दो पेयर ऑफ नोड्स को तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा आपको, तो इन दो फॉर लूप को तो आपको करना ही पड़ेगा, इससे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि कोई भी दो नोड को आप चुन के बना सकते हो ना, तीन कंपोनेंट्स। ठीक है,
तो ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये जो DFS करके हम जो जॉर निकाल रहे हैं ना, इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, है ना। इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वही मैं अभी आगे बताऊंगा। हाउ टू कंप्यूट जॉर फॉर ऑल पॉसिबल सब ट्रीज। जैसे देखो यहाँ पर क्या था कि अगर मान लेते हैं आपने मान लेते हैं ये एक सब ट्री बनाया होता और ये एक सब ट्री बनाया होता, मतलब आपने कौन कौन से एज को उड़ा दिया, आपने इस एज को उड़ा दिया और आपने इस एज को उड़ा दिया, ठीक है। तो एक सब ट्री इस ए पर बना, एक सब ट्री इस एच पर बना, और एक सब ट्री मेरा ये है, ये वाला EFG वाला, ठीक है। तो हर सब ट्री का आपको जॉर चाहिए। तो अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं अगर ये सब ट्री का जॉर इस का इन्फॉर्मेशन इस ए के पास ऑलरेडी होता तो मैं डायरेक्टली ए से पूछ लेता कि भाई तेरा जॉर क्या है, मुझे तुरंत बता दे। सिमिलरली एच भी अगर मुझे बता पाता कि कितना जॉर है इसका, तो मैं डायरेक्टली एच से पूछ लेता कि तुम्हारा जॉर क्या है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं जो भी सब ट्री बनकर आता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैं वही बताऊंगा, हाउ टू कंप्यूट जॉर फॉर ऑल पॉसिबल सब ट्रीज। तो मान लेते हैं अभी आपके पास ये सब ट्री बनकर आया क्योंकि आपने ए को चुना था, और मान लेते हैं आपके पास ये सब ट्री बनकर आया क्योंकि आपने एच को चुना था, है ना। आपने ए और एच को चुना कि भाई इनके वाले एज को डिलीट मार देंगे, तो इनका ऊपर वाला एज कौन सा है, ये है और ये है। तो सब ट्री जो बनेगा वो ए पर बनेगा और एक एच पर बनेगा, और जो बाकी है वो तो रिमेनिंग है ये वाला अपना, ठीक है। तो समहाउ मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं ओवन टाइम में जॉर की वैल्यू इन लोगों पर स्टोर कर दूं। जैसे ये ए है ना, मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक एरे बना लूँगा और यहाँ पर स्टोर कर दूंगा कि ए का करस्पॉन्डिंग, ए का जो सब ट्री था, जॉर सब ट्री ऑफ ए, मतलब ए से स्टार्ट होने वाला जो सब ट्री है नीचे, उसका ओवरऑल जॉर का वैल्यू क्या है, ए जॉर, बी जॉर, सी जॉर, डी, ये है। अगर मैं समहाउ पहले से ही ये स्टोर कर लूँ तो मैं एक बार में यहाँ पर निकाल सकता हूँ जॉर। बस मुझे ए डालना होगा, ये मुझे जॉर दे देगा, है ना, ए वाले सब ट्री का जॉर। यहाँ पर मुझे बस इंडेक्स में एच डालना होगा, मुझे इस एच वाले सब ट्री का जॉर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं प्री कंप्यूट करना चाह रहा हूँ जॉर के वैल्यू का फॉर एवरी सब ट्री, ठीक है, विच इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि अगर आप एक बार भी ट्री को पर इटरेट करोगे ना, तो आप उस वक्त इटरेट करते वक्त ही जॉर निकाल सकते हो हर एक नोड का। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल था मेरे पास ये वाला 1 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर वही एग्जांपल ले लेते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये मेरा सब ट्री है, मतलब ये मेरा ट्री है ओवरऑल, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4। अब देखो ध्यान दो, ये जो ट्री है इसमें मान के चलते हैं इस ट्री का जो रूट है वो ये है, ठीक है। इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। इस ट्री का जो रूट है वो ये है, ओके। और ऑब्वियस सी बात है मैं अगर मान लेते हैं मैंने 3 और 2 को चुना, ठीक है, कि मैं 3 को पकड़ूंगा और उसको एक सब ट्री बना दूंगा, और 2 को पकड़ूंगा उसका एक सब ट्री बना दूंगा, तो बचेगा कौन, 0 और 1 वाला बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, है ना। तो अब देखो ध्यान दो, मान लेते हैं मुझे 3 का जॉर ऑलरेडी पता है, ठीक है। इसको मैं क्या मान लूँ, जॉर क्या मान लूँ, इसको कुछ भी मान लेता हूँ, मान लेते हैं जॉर अंडरस्कोर ए है। मान लेते हैं मुझे 2 वाले सब ट्री का भी जॉर पता है, जॉर अंडरस्कोर बी मान लेते हैं इसको। तो अब एक बात बताओ, जो रिमेनिंग तीसरा कंपोनेंट है इसका जॉर क्या होगा, बताओ तो, खुद सोचो। आपको ओवरऑल ट्री का अगर जॉर पता है, ठीक है, अगर आपको ओवरऑल ट्री का जॉर पता, ओवरऑल ट्री का जॉर मतलब समझ रहे हो, मतलब इस पूरे इंटायर ट्री का जॉर, मान लेते हैं वो जॉर है, उसमें आपने इंटायर ट्री का जॉर क्या होगा, देखो तो, 0 जॉर 1 जॉर 2 जॉर 3 जॉर 4 होगा। उसमें आपने 3 रूटेड वाला जो सब ट्री है उसका जॉर आपने उसमें जॉर कर दिया, ठीक है। आपने इसमें जॉर अंडरस्कोर ए भी जॉर कर दिया, और और यहाँ पर जॉर अंडरस्कोर बी भी इसी में जॉर कर दिया। तो देखो होगा क्या, जॉर अंडरस्कोर ए का वैल्यू क्या होगा, 3 जॉर 4 होगा, इसका 3 जॉर 4, और जॉर अंडरस्कोर बी का जॉर क्या होगा, 2 होगा। तो देखो 3 जॉर 4 और यहाँ पर भी 3 जॉर 4 कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 है, ये भी 2 ज़ोर ज़ोर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम एलिमेंट का ज़ोर कैंसिल आउट हो जाता है। तो बच गया क्या, 0 ज़ोर 1। देखो मेरे थर्ड कंपोनेंट का ज़ोर ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है ना। मतलब तीनों कंपोनेंट का ज़ोर निकालना आसान है अगर देखा जाए तो। सम हाउ अगर आपने हर एक सब ट्री का ज़ोर अगर निकाल लिया ऑलरेडी, मान लेते हैं आपको ज़ोर अंडरस्कोर A3 इसका पता था, ज़ोर अंडरस्कोर B इसका पता था। ठीक है, तो आराम से आपने 2 वाले सब ट्री का ज़ोर मान लेते हैं आपने निकाल लिया, 3 वाले सब ट्री का आपने ज़ोर निकाल लिया, और आपको ओवरऑल ट्री का भी ज़ोर पता है जिसका रूट क्या था, 0 रूट है मान लेते हैं। ठीक है, उसका भी आपको ज़ोर पता है ऑलरेडी। तो देखो कितना आसान होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ओवरऑल जो ज़ोर है आपका उसमें ज़ोर कर दो ज़ोर अंडरस्कोर A, मान लेते हैं इसका ज़ोर अंडरस्कोर A वैल्यू था, इसका मान लेते हैं ज़ोर अंडरस्कोर B वैल्यू था, ज़ोर अंडरस्कोर B। तो आपको थर्ड कंपोनेंट का भी ज़ोर मिल जाएगा जिसको मैं ज़ोर अंडरस्कोर C बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ज़ोर अंडरस्कोर C। तो तीनों कंपोनेंट का आपको ज़ोर मिल गया है, ज़ोर अंडरस्कोर A मिल गया, ज़ोर अंडरस्कोर B मिल गया, वो तो आपको मिल ही गया था, और ज़ोर अंडरस्कोर C निकालना हुआ तो कैसे करोगे, ओवरऑल ज़ोर से इसको ज़ोर कर दोगे तो इसका निकल आएगा ज़ोर अंडरस्कोर C। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट का आपको ज़ोर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, लेकिन ये कौन सा केस है जिसमें मैंने 2 और 3 को पिक किया था। अब इसी तरह आप और भी कोई दो नोड को चुन सकते हो, है ना, और उनको पिक कर सकते हो। बट हाँ, ध्यान देना कि जो जिसको भी आपने रूट माना है उसको आप नहीं पिक कर पाओगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस एग्जांपल को देखो, मान लेते हैं आपने रूट मान लेते हैं 0 को, मैं हमेशा रूट 0 को मान के चलूँगा। तो 0 को अगर आप पिक करोगे तो 0 के प्रीवियस में कोई एज है नहीं यहाँ पर जिसको आप हटाओगे। तो 0 के अलावा आप रूट किसी को ही मान सकते हो, मैंने 0 को माना है। ठीक है, तो जब मुझे कोई भी नोड पिक करने की बात आएगी तो रूट को मैं नहीं पिक करूँगा, रूट के अलावा जो नोड्स हैं उनको पिक करूँगा। जैसे मान लेते हैं मैंने 1,2 को पिक कर लिया। ठीक है, अगर मैंने 1 को पिक किया है तो 1 को पिक करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने इस एज को हटा दिया है। ठीक है, और 2 को पिक किया मतलब इस एज को हटा दिया है मैंने। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मान लेते हैं मैंने 1,3 को पिक किया होता, 1,3 को पिक करने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं मैंने इस एज को हटा दिया, और 3 को पिक किया मतलब इस एज को हटा दिया। तो 3 कंपोनेंट क्या क्या मिल गया, एक तो 3,4 मिल गया, एक 0 मिल गया, और एक 1,2 मिल गया। ओके, ठीक है। सिमिलरली 1,4 को भी आप पिक कर सकते थे, 1 को पिक किया तो ये कट हो गया, 4 को पिक किया तो ये कट हो गया। तो आपके पास कौन कंपोनेंट मिला, एक कंपोनेंट ये मिला, एक कंपोनेंट ये मिला, है ना। तो इसी तरह सारे पॉसिबल कंपोनेंट हम चेक कर लेंगे, 1 2 1 3 1 4 चेक कर लिया। इसी तरह 2 3 2 4 चेक कर सकते हो। 1 2 है तो 2 1 दोबारा क्यों चेक करोगे, जब 1 2 को पिक किया था तो 2 1 को पिक करने की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए 1 2 1 3 1 4 चेक कर लिया, 2 3 2 4 को चेक कर लिया, फिर 3 4 को चेक कर सकते हो, है ना। कि मान लेते आपने 3 और 4 को पिक किया, 4 को पिक किया तो ये एज कटेगा, 3 को पिक किया तो ये एज कटेगा, तो एक कंपोनेंट ये मिल गया, दूसरा कंपोनेंट ये मिल गया, तीसरा कंपोनेंट आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कंपोनेंट चुन लिया और उसके बाद आपको हर एक नोड, हर एक सब ट्री का आपको ज़ोर पता है। मान लेते हैं आपने 3 और 4 को पिक किया तो 3 वाले सब ट्री का ज़ोर आपको पता होगा, है ना, 4 वाले सब ट्री का आपको ज़ोर पता होगा। ओके, तो अब ज़ोर कैसे पता होगा वो तो अभी हम लोग निकालेंगे, उसकी अभी टेंशन मत लो। बट उससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें रिजॉल्व करना है। देखो अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज़ बताया कि जब भी हम कोई दो नोड पिक करते हैं, 3 और 4 को पिक किया, तो मान लेते हैं 3 को मैंने पिक किया और 4 को पिक किया। ठीक है, तो सब ट्री मेरा क्या क्या बन के आ रहा है, एक सब ट्री ये बन के आ रहा है, एक सब ट्री ये बन के आ रहा है क्योंकि ये एज और ये एज कट चुका है, और एक सब ट्री ये बनकर आ रहा है। ठीक है, तो मान के चलते हैं मेरे पूरे ट्री का ज़ोर है वो ये है। ठीक है, इसका मतलब 0 जो भी उनका वैल्यूज़ होगा ज़ोर है, मान लेते हैं पूरे ट्री का ज़ोर ये है। और देख रहे हो यहाँ पर 3 का अगर आपको ज़ोर निकालना है तो देखो होगा क्या, 3 वाला सब ट्री का ज़ोर निकालना है तो होगा क्या, 3 अपने इस पूरे का ज़ोर स्टोर कर रखा होगा, है ना। क्योंकि याद करो अभी मैंने क्या बोला था कि जब भी मैं किसी नोड से पूछता हूँ कि तुम्हारा ज़ोर क्या है, तो ये 3 है ना अपने पूरे सब ट्री का ज़ोर दे देता था मुझे। बट यहाँ पर देखो दिक्कत हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है कि देखो इस 3 के सब ट्री में एक ऐसा नोड है जो कि खुद एक अलग कंपोनेंट है, वो 3 का हिस्सा नहीं है, वो 3 के सब ट्री का हिस्सा नहीं है, वो अलग हो गया। तो ऐसे ऐसे केस को भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करेंगे।
तो देखो आपको प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा कि अभी हमें एक नया प्रॉब्लम निकल कर आ गया है कि मान के चलते हैं अगर मैंने 1 और 4th नोड को चुना होता सब ट्री बनाने के लिए, मान लेते हैं मैंने 1 को चुना होता तो 1 के पास वाला एज डिलीट कर देते तो ये सब ट्री मिल जाता मुझे, ठीक है। और 4 को मैंने चुना है तो 4 के पास वाले एज को डिलीट मारते और ये सब ट्री मिल जाता मुझे, ओके। तो और मुझे 1 और 4 का मुझे जॉर पता है, मान लेते इसका है जॉर_a और जॉर_b है। और ओवरऑल ट्री का जॉर कहाँ से निकाल पाएंगे, इस जीरो से पूछ लेंगे कि भाई तुम्हारे पूरे ट्री का जॉर क्या है, तो मान लेते हैं उसकी वैल्यू जॉर है, ठीक है। तो जो थर्ड कंपोनेंट है मतलब ये वाला कंपोनेंट वो निकालना बड़ा आसान है। इस पूरे वाले जॉर में इस जॉर को और इस जॉर को जॉर कर दो तो रिमेनिंग जो कंपोनेंट है इसका निकल कर आ जाएगा। बट पता है दिक्कत क्या हुई कि अगर मैंने 1 और 4 ना चुन के एक ऐसा पेयर चुन लिया होता, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने 1 और 3 चुन लिया होता, मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि 1 को अगर मैंने चुना तो ठीक है ये एज कट जाएगा, तो 1 को लग रहा है कि इसको पूरा ये सब ट्री मिल चुका है, बट दूसरा नोड तो 3 है ना, तो उसकी वजह से ये नोड भी कट जाएगा, तो ये एक अलग सब ट्री बन जाएगा, ये एक अलग सब ट्री बन जाएगा और ये एक अलग सब ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि अब अगर मैं 1 से पूछूंगा कि भाई तुम्हारा जॉर क्या है, तो 1 तो अपने पूरे सब ट्री का बताया करता था हमेशा, है ना। तो 1 का सब ट्री क्या है देखो, तो 1 के नीचे जितने भी नोड्स हैं उसका सब ट्री तो ये है पूरा का पूरा। तो 1 तो इसका मुझे जॉर बताएगा पूरा का पूरा, बट मुझे वो थोड़ी चाहिए। 1 अभी तो सब ट्री कुछ और हो चुका है, 1 के लिए सब ट्री अब ये हो चुका है, मुझे इसका जॉर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो देखो ये पता है एक स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि जो 2 नोड हमने चुना है ना, जो 2 नोड हमने चुना है 1 और 3 जो चुना है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि 1 इज एंसेस्टर ऑफ 3, ठीक है। 1 देख रहे हो एंसेस्टर है 3 का, या फिर ऐसे बोल सकते हो 3 इज द डिसेंडेंट ऑफ 1, है ना। 1 इज एन एंसेस्टर ऑफ 3। इसकी वजह से हुआ क्या कि 1 वाला जो सब ट्री था ना उसमें भी एक कंपोनेंट अलग से टूट गया ये 3। तो अगर 1 का अगर मैं जॉर निकालूं तो 1 अपना जॉर क्या बोलेगा, 1 अपना जॉर बोलेगा 1 जॉर 2 जॉर 3, क्योंकि 1 का सब ट्री का जॉर ये है, ठीक है। 1 का सब ट्री का जॉर ये है, ठीक है। और बट मुझे तो चाहिए 1 जॉर 2 चाहिए, क्योंकि इस बार 1 का कंपोनेंट ये है ना, 1 वाला कंपोनेंट ये है। तो अब देखो इसके लिए भी सिंपल सा दिमाग हमें लगाना था कि 1 का तो जॉर मुझे पता चल चुका है, ठीक है। और मैं 3 का जॉर पूछ लूँगा कि 3 तेरा सब ट्री का जॉर क्या होगा, तो 3 का सब ट्री का जॉर 3 का 3 ही होगा, ठीक है, ओके। और सिंस यहाँ पर 1 3 का एंसेस्टर है, तो पता है मैं क्या करूँगा, इन दोनों को का भी जॉर ले लूँगा। तो देखो होगा क्या, 1 जॉर 2 जॉर 3 था ना 1 का, उसका जॉर ले लो 3 से, तो देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1 जॉर 2। तो इससे वजह से होगा क्या, 1 जॉर 2 देखो मिल गया आपको, जो भी एंसेस्टर था ना, जो भी एंसेस्टर था ये 1 था ना, आपको इसके सब ट्री का देखो जॉर मिल जाएगा 1 जॉर 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आप आराम से फिर से निकाल सकते हो तीनों कंपोनेंट का जॉर, क्योंकि देखो 1 जॉर 2 से हुआ क्या कि 1 वाले सब ट्री का आपको जॉर मिल गया, और आपको 3 वाले सब ट्री का जॉर ऑलरेडी पता था कि वो 3 है ना। और आपको ओवरऑल ट्री का भी जॉर पता था कि वो जॉर है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट का जॉर मिल गया, दूसरे कंपोनेंट का जॉर मिल गया, तीसरे कंपोनेंट का जॉर निकालने के लिए क्या करते थे, ओवरऑल जो ट्री का जॉर है उसमें पहले कंपोनेंट का जॉर निकाल लो, यानी कि 1 जॉर 2 था, और तीसरे कंपोनेंट का जॉर निकालो यानी कि 3। तो जो रिमेनिंग होगा वो थर्ड कंपोनेंट का जॉर होगा, ठीक है। तो बस आपको यही इतना ही ध्यान रखना था कि आपको यहाँ पर चेक क्या करना था कि जो भी आप 2 नोड चुन रहे हो, जैसे मान लेते हैं फॉर नोड इज इक्वल नोड 1 का एक आपने मान लेते फॉर लूप लिखा, और फॉर नोड 2 के लिए आपने जो फॉर लूप लिखा, ठीक है। पहला चीज़ तो ये चेक करना होगा आपको कि नोड 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू नोड 2। तो इसका ख्याल हम ऑलरेडी रख रहे हैं, पता है कैसे रख रहे हैं कि नोड 1 का वैल्यू मान लेते हैं जो भी रहेगा, मान लेते हैं नोड 1 का वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो नोड 2 का वैल्यू एक्चुअली में नोड 1 + 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर देखो ये जो मेरा ट्री है, तो मैंने 1 से जब स्टार्ट किया तो पहला नोड मैंने 1 चुना, दूसरा नोड 2 चुना,
1 चुना, 3 चुना, 1 चुना, 4 चुना, ठीक है। अब मान लेते हैं पहला नोड अगर 2 चुनते हैं तो 2 के बाद दोबारा 1 क्यों चुनेंगे, क्योंकि 1 2 को तो ऑलरेडी आपने निकाल रखा है। तो 2 के बाद 3 चुनो, 2 के बाद 4 चुनो एंड सो ऑन, 3 के बाद 4 चुनो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चेक से आप बच जाओगे कि नोड 1 नॉट इक्वल टू नोड 2 होगा, ये तो गारंटीड है, ठीक है, ओके। और मैं हमेशा मान के ये चलूँगा कि मेरा रूट जो है वो ज़ीरो वाला है ना। तो जब भी मुझे ओवरऑल ट्री का ज़ोर चाहिए होगा ये वाला, तो मैं हमेशा क्या करूँगा, ज़ोर सब ट्री वाला जो हमने अरे बनाया था ना, उसमें ज़ीरो का पूछ लूँगा कि भाई तेरा कितना ज़ोर है ना। मतलब ज़ीरो का ज़ोर मुझे क्या बताएगा, ज़ीरो, अगर ज़ीरो का ज़ोर पूछ रहा हूँ तो ज़ीरो तो पूरा ट्री का रूट है, तो इसके लिए पूरा सब ट्री क्या होगा, पूरा का पूरा ट्री ही होगा, तो ये मुझे पूरे ट्री का ज़ोर दे देगा, ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद बस आपको इतना एक और चेक ये डालना पड़ेगा कि इफ़ नोड 1 इज़ एंसेस्टर, बोल सकते हो एंसेस्टर ऑफ नोड 2, ठीक है, तब क्या करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि नोड 2 हो एंसेस्टर नोड 1 का, नोड 2 इज़ एंसेस्टर ऑफ नोड 1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब पक्का नोड 1 नोड 2 एकदम अलग अलग जगह है, दोनों एक दूसरे का एंसेस्टर नहीं है, मतलब एक अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर होगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो बड़ा सिंपल केस था, ठीक है। नोड 1 का ज़ोर निकालो, नोड 1 वाले सब ट्री का ज़ोर निकालो, नोड 2 वाले सब ट्री का ज़ोर निकालो, और नोड 3 का मतलब कंपोनेंट, थर्ड वाले कंपोनेंट का ज़ोर, ये पहले कंपोनेंट का ज़ोर मिल जाएगा, दूसरे कंपोनेंट का ज़ोर मिल जाएगा, तीसरे कंपोनेंट का ज़ोर आपको ऑलरेडी पता है, ओवरऑल ज़ोर आप निकाल लो, उसमें से ज़ोर, इसका ज़ोर और इसका ज़ोर को भी ज़ोर कर दो, ठीक है। तो आपको थर्ड कंपोनेंट का भी ज़ोर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, मतलब दो चीज़ें अब बच गई हैं देखा जाए तो। पहला, ज़ोर ऑफ ऑल सब ट्रीज़, हर सब ट्री का ज़ोर का इंफॉर्मेशन हम जो हमें स्टोर करना था वो करना है। दूसरा, चेकिंग इफ एंसेस्टर और नॉट, है ना, कोई दो नोड एक दूसरे का एंसेस्टर वाला रिलेशन है कि नहीं, वो कैसे चेक किया जाए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट बहुत इजी है, दूसरा पार्ट इजी है बट ये बहुत जगह काम आएगा आपके, चेकिंग इफ एंसेस्टर वाला पार्ट, ठीक है। तो पहले निकालते हैं कि हर सब ट्री के ज़ोर का इन्फॉर्मेशन हम कैसे स्टोर करेंगे। तो देखो मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पर 6 नोड्स है 0 से 5 तक, तो मैंने सब ट्री ज़ोर सब ट्री नाम का एक वेक्टर ले लिया, उसमें मैं हर सब ट्री के ज़ोर का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ। जैसे ये 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 वाला जो नोड होगा ना उसका सब ट्री का क्या ज़ोर होगा, 4 वाला जो नोड है उसके सब ट्री का क्या ज़ोर होगा, 3 के सब ट्री का क्या ज़ोर है, 2 के सब ट्री का, 1 के सब ट्री का, 0 के सब ट्री का, सबका ज़ोर मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, ये ज़ोर का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना ही बड़ा आसान है और आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प कर सकता है ये, ठीक है। तो देखते हैं, मान के चलते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट किया, जो भी मेरा रूट था, मान लेते हैं आपने रूट से DFS स्टार्ट किया, DFS रूट क्या है, 0 है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग में अब देखो ध्यान देना, अभी आप कौन से नोड पर हो, 0 पर हो, ठीक है। तो याद करो नम्स वाला जो वेक्टर था ना उसमें दे रखा था वैल्यू कि इस 0 का एक्चुअली में वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका एक्चुअल वैल्यू 0 का A है, इसका B है, इसका C है, D है, E है, इसका F है। हर किसी का एक्चुअल वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका एक्चुअल वैल्यू A है, इसका B है, सॉरी इसका B है मान लेते हैं, इसका C है, इसका D है, इसका E है, इसका F है, किसी को ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके बाद अब देखो ध्यान देना, जैसे ही आप रूट पर आए तो रूट की वैल्यू जो भी है, मान लेते रूट की वैल्यू A थी, ठीक है। तो यहाँ पर सब ट्री ऑफ 0 में यहाँ पर A डाल दो अभी के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, रूट इसको अपने पूरे सब ट्री का पहले ज़ोर चाहिए होगा, उसके बाद जो भी उसका वैल्यू आएगा वो A में लगा देगा। यहाँ पर मान लेते हैं नीचे जितने भी इसके ये थे, यहाँ पर नीचे जितने भी नोट्स हैं सबका ज़ोर X आया और इसका वैल्यू A था, तो A ज़ोर X कर देगा, दैट्स इट, A ज़ोर X कर देगा, है ना। तो इस 0 के सब ट्री का ज़ोर निकल आ जाएगा। तो बस तो पता ये करेगा क्या कि अपने इसका जो भी ये 0 है ना, तो 0 पर गया और यहाँ पर A स्टोर कर दिया, और पता है क्या बोलेगा, अपने
नेबर को, जितना भी इसका नेबर है, इसका 3 नेबर दिख रहा है मुझे, अपने अपने नेबर्स को बोल देगा कि तुम लोग अपना अपना जॉर निकाल के ले आओ। ठीक है, तुम लोग अपना जॉर निकाल के ले आओ। बस मैं क्या करूँगा, उस जॉर को यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, मान के चलते हैं इसका नेबर था, इस जीरो का नेबर देखो 2 था। ठीक है, तो 2 मान लेते हैं, 2 ने इसको जॉर ला के दे दिया, तो 2 का जॉर मान लेते हैं कुछ आया, मान लेते हैं एक्स आया। ठीक है, सिमिलरली 0 का एक ये भी नेबर था 1, मान लेते हैं इसका जॉर वाई आया। सिमिलरली 3 है इसका नेबर 0 का, तो इसका मान लेते हैं जेड आया, है ना, इसका जेड आया। तो ए बस क्या करेगा, इन तीनों का वैल्यू का जॉर का वैल्यू इसको पता चल चुका है, तो ए जॉर वाई करेगा पहला नेबर से, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद जो दूसरा नेबर है यानी कि 2 है उसका दूसरा नेबर, एक्स इससे जॉर कर लेगा, फिर तीसरा नेबर ये जेड है तो उससे भी जॉर कर लेगा, है ना। तो ए जॉर वाई जॉर एक्स जॉर जेड निकल कर आ गया। ठीक है, जहाँ पर एक्स वाई जेड क्या था, इस सब ट्री का जॉर एक्स था, इस सब ट्री का जॉर वाई था, इस सब ट्री का जॉर जेड था, है ना। तो हर ट्री यही करेगा। सिमिलरली जब मैं 2 पर आऊँगा, है ना, जैसे मान लेते तो 0 के पास जब मैं आया तो 0 ने 2 पर कॉल कर दिया सेम फंक्शन कि भाई तुम अपना जॉर कैलकुलेट करके ले आना। ठीक है, तो 2 भी सेम वही काम करेगा, 2 अपने नेबर को बोलेगा भाई तुम अपना जॉर बता दो, तुम अपना जॉर बता दो, तो ये लोग अपना अपना जॉर बताएगा, 2 फिर अपने जॉर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेगा अपने नेबर की मदद से। ठीक है, और सिंपल डीएफएस ही हमें मारना है। तो देखा जाए तो इसका कोड लिखना बड़ा आसान है। देखो आप नोटिस करो, जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो मेरा जॉर सब ट्री अरे है ना, मान लेते मैं करंट नोड मेरा ये है नोड। ठीक है, मैंने क्या किया, इस नोड के वैल्यू में जो भी नम्स ऑफ नोड का वैल्यू दे रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दी। ओके, अब इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि इसका जो जो नेबर है ना, इसका जो भी नेबर है फॉर इंट एंड NGBR नेबर ऑफ, एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे, इस नोड का जो जो नेबर है मैं उनके पर कॉल मार दूंगा ताकि वो लोग ना अपना अपना जॉर का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, है ना। तो यहाँ पर मैं DFS मारूंगा और इस नेबर पर DFS मार दूंगा और ये पॉपुलेट कर देगा नेबर का जॉर वैल्यू उनके नेबर के वैल्यूज़ में इस अरे में। ठीक है, और जब पॉपुलेट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर जॉर सब ट्री ऑफ नोड में, अभी तो स्टार्टिंग में उसी की वैल्यू बस डाल दी थी, उसमें जॉर लगाते चला जाऊँगा, जॉर सब ट्री जो भी इसके नेबर थे NGBR। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस हाँ, एक दो चीज़ का ख्याल रख लेना कि जैसे मान लेते हैं अगर आप ये 0 से अगर आप मान लेते हैं 2 पर आए, तो 2 का नेबर देखो तो कौन कौन है, देख कर बताओ। 2 का नेबर एक मुझे 4 दिख रहा है, 2 का नेबर एक मुझे 5 दिख रहा है, 2 का नेबर 0 भी है, बट वापस 0 पे थोड़ी जाना है आपको, वरना लूप में फंस जाओगे। 2 से 0 जाओगे, 0 से 2 जाओगे, 2 से 0 जाओगे तो दिक्कत होगा ना, अनडायरेक्टेड एज है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ध्यान दे देना कि आप वापस अपने पेरेंट के पास मत चले जाना। 2 का पेरेंट क्या है वो स्टोर कर लेना। ठीक है, 2 का पेरेंट जो भी है वो स्टोर कर लेना, वो अपने पेरेंट के पास वापस मत चले जाना। ओके, तो यहाँ पर ये याद से चेक मार देना कि इफ़ जो भी नेबर आया है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू द पेरेंट। ठीक है, तभी आप आगे जाओगे, है ना। और पेरेंट आपको पास भी करना पड़ेगा, जैसे स्टार्टिंग में आपने DFS जब हिट मारा होगा तो 0 पर मारा होगा, क्योंकि मैं जीरो को रूट मान रहा हूँ, इसका पेरेंट कोई है ही नहीं तो मैंने -1 ले लिया। ठीक है, और जब यहाँ पर आप दोबारा DFS कॉल करोगे तो जैसे ये नेबर है तो याद करो ये किसका पेरेंट, इसका पेरेंट कौन होगा, नोड होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पर नोड लिखना मत भूलना कि इसका पेरेंट ये है, तो पेरेंट भी इन्फॉर्मेशन आपको पास करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट पढ़ रखा है उन लोगों को पता होगा ऑलरेडी ये सब चीज़ें, है ना। इस तरह का DFS हमने कई बार लिख भी रखा है। तो इससे इसकी मदद से होगा क्या, यहाँ पर हाँ एक चीज़ तो यहाँ नोटिस करो कि जॉर वाला अरे फिल हो जा रहा है मेरा, ये वाला जो अरे था ना ये पूरा फिल हो जाएगा, और ये फिल हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर सब ट्री के मुझे जॉर अब पता चल चुका है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मेरा लास्ट, चेकिंग इफ़ अ नोड इज़ एन एंसेस्टर ऑफ अनदर नोड और नॉट, है ना। तो अब ये अलग से समझते हैं, चेकिंग इफ़ अ नोड, मान लेते हैं गिवन ए नोड U है, क्या ये एंसेस्टर है एक अनदर नोड V का, ये कैसे चेक करेंगे वो समझ लेना। और ये टेक्निक बहुत आसान है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टेक्निक, और ये टेक्निक बहुत जगह यूज़ में आता है, ये याद रखना।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे फ्यूचर में जहाँ पर ये टेक्निक आपके काम आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में एंसेस्टर पता करने के लिए ना हम टाइम का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। मान के चलते हैं, एक सिंपल सा ट्री ले लेते हैं या ग्राफ ले लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक ग्राफ है छोटा सा। मान लेते हैं ये यू है और ये वी है, और आपको पता करना कि क्या यू जो है एंसेस्टर है वी का। ठीक है, तो हम टाइम का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इसके लिए पता है क्या करना होता है, जब आप मान लेते हैं डीएफएस आपने मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया, तो आप ये देखते हो कि आपने कितने बजे यहाँ पर आप यहाँ पर आए थे, तो उसके लिए एक इन टाइम नाम का वेरिएबल होगा। ठीक है, कितने बजे आप यहाँ पर आए थे, और यहाँ से जब आप गए तो वी में आप कितने बजे आए उसको भी यहाँ पर इन टाइम बोल देते हैं, इन टाइम ऑफ वी। तो एक वेक्टर ले लेंगे, इसका नाम रख लेते हैं इन टाइम, कि यू में आने का इन टाइम क्या था, वी में आने का इन टाइम क्या था। फिर अब जब वी से मेरा डीएफएस वापस लौटा, ठीक है, तो आउट टाइम क्या था, आउट टाइम क्या था ये वी का, आउट टाइम ऑफ वी। फिर यहाँ से यू से वापस लौटे तो आउट टाइम ऑफ यू क्या था। ठीक है, यू एंड वी का आउट टाइम दोनों, अगर आपको आउट टाइम और इन टाइम पता चल जाता है हर नोड का, तो आप आराम से पता कर सकते हो कि एंसेस्टर कौन होगा। मतलब थोड़ा सा ऑब्वियस सा बात भी है कि अगर आप नोटिस करो, मान के चलते हैं अभी आप यू पर आए तो आपका टाइम ज़ीरो था, अभी इन टाइम ज़ीरो था, तो यू का इन टाइम ज़ीरो मैंने लिख दिया है। ठीक है, फिर यू से डीएफएस मारा तो वी पर गए, तो वी पर जब आप गए, हाँ टाइम को बढ़ाना मत भूलना, क्योंकि आपने एक जंप अभी मारा तो टाइम को प्लस प्लस कर देना, तो ज़ीरो के बाद टाइम प्लस प्लस हो गया। तो वी पर जब आप आए तो आपका टाइम का वैल्यू 1 हो चुका था। ठीक है, तो वी का इन टाइम क्या होगा, 1 होगा। फिर जैसे ही यहाँ से जब डीएफएस लौटेगा तो टाइम को बढ़ाना मत भूलना। जैसे टी इज इक्वल टू 1 यहाँ पर हो गया तो टाइम को बढ़ा देना, टाइम इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद जब दोबारा डीएफएस कॉल होगा यहाँ पर, तो वी से अब आप निकल रहे हो, तो वी का जो आउट टाइम होगा, तो उस वक्त टाइम कितना हो चुका होगा, टाइम इज इक्वल टू 2 हो चुका होगा। तो वी का आउट टाइम कितना है, 2 है। सिमिलरली जब आप यहाँ पर यू से जब वापस जाओगे तो टाइम इज इक्वल टू यहाँ पर 3 हो चुका होगा। ठीक है, अब जब यहाँ से यू से जब बाहर चले जाओगे तो आउट टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू 4 पे आप यू से बाहर निकल गए, तो यहाँ पर आउट टाइम ऑफ यू 4 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप नोटिस करो टाइम की मदद से आप आराम से पता कर सकते हो कि एंसेस्टर कौन है। ठीक है, एक सिंपल सा चेक अगर आप यहाँ पर लगा दो कि अगर इन टाइम ऑफ वी, मतलब वी पर आने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा, देखो मैं वी पर बाद में आया ना, यू पर मैं पहले आया था टाइम इज इक्वल टू 0 पर, वी पर मैं बाद में आया, तो इन टाइम ऑफ वी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू इन टाइम ऑफ यू हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है पक्का मैं यू पर पहले आया हूँ तो पक्का यू ऊपर रहा होगा, है ना। तो इन टाइम ऑफ यू एंड आउट टाइम ऑफ वी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू आउट टाइम ऑफ यू। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान देना, दोनों का मतलब एक्चुअली में इन टाइम ऑफ वी ग्रेटर देन इन टाइम ऑफ यू का मतलब क्या हुआ कि पहले मैं यू वाले नोड पर आया था, तभी तो इसका टाइम कम है। देखो टाइम इक्वल टू 0 पर मैं यू पर पहुंच गया था, टाइम इक्वल टू 1 पर मैं वी पर पहुंचा, तो इन टाइम ऑफ वी बड़ा है इन टाइम ऑफ यू से। और जब एग्जिट लिया मैंने डीएफएस, जब मेरा एग्जिट ले रहा था तो पहले मैं वी पर आया, तो देखो टी इज इक्वल टू, पहले मैं वी से एग्जिट लिया, इसलिए देखो आउट टाइम ऑफ वी छोटा है, उसके बाद यू से एग्जिट लिया, आउट टाइम ऑफ यू बड़ा है ना। अगर ये दोनों रिलेशन फॉलो होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यू इज एन एंसेस्टर ऑफ वी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वी इज अ डिसेंडेंट ऑफ यू। ठीक है, तो बात एक ही है, यू इज एन एंसेस्टर ऑफ वी का मतलब ही होता है कि वी डिसेंडेंट है यू का। ठीक है, तो हम सिंपल सा एक ये चेक डाल लेंगे, ये वाला चेक डाल लेंगे इज डिसेंडेंट करके, या फिर इज एंसेस्टर करके एक सिंपल सा बूलियन चेक डाल देंगे, जिसमें हम यू और वी पास कर देंगे और इन टाइम और आउट टाइम वाला अरे भी पास कर देंगे, इन टाइम वाला अरे आउट टाइम वाला अरे भी पास कर देंगे, और ये बूलियन मुझे रिटर्न कर देगा कि क्या यू जो है एंसेस्टर या फिर वी है जो है वो डिसेंडेंट है कि नहीं यू का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको फ्यूचर में, है ना। तो अब देखो ध्यान दो, जब हम डीएफएस हमने हिट किया था ना यहाँ पर, और ये डीएफएस हमने क्यों हिट किया था, क्योंकि हमें ज़ोर कैलकुलेट करना था, तो इसी के दौरान मैं इन टाइम और आउट टाइम भी कैलकुलेट कर लूँगा।
तो अभी मैं DFS लिखूँगा तो मैं दिखाऊँगा आपको कि उस DFS के दौरान मैं ज़ॉर भी कैलकुलेट कर लूँगा और उसी DFS के दौरान मैं इन टाइम और आउट टाइम को भी कैलकुलेट कर लूँगा। तो मुझे एक ही बार DFS हिट मारना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, तो देखा है तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में मल्टीपल चीज़ों का ये था, कॉम्बिनेशन था, है ना। तो अगर आप स्टोरी पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान दो तो ये हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था एक्चुअली में। सबसे पहला चीज़ हमें ये पता चल गया था कि दो एजेस हमें डिलीट करने हैं, तो टू नोड्स का पेयर हम पिक करेंगे, 2 नोड्स पेयर, है ना, ऑल पॉसिबिलिटीज़ हम पिक करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं लिख देता हूँ ट्रीटिंग, आप किसी को भी रूट मान सकते हो, मैं 0 को रूट मानूंगा, 0 एज रूट। ठीक है, अगर आपने 0 को रूट माना है तो याद रखना कि जब आपको पूरे ट्री का जब ज़ॉर चाहिए होता था, है ना, तो याद करो आप 0 से मतलब रूट से पूछोगा कि भाई पूरे ट्री का ज़ॉर क्या है, तो रूट आपको बता देगा। ठीक है, तो दोनों नोड का पेयर, सारे पॉसिबल पेयर हम लोग चेक करेंगे और हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, ज़ॉर ऑफ ऑल सब ट्रीज, है ना। और तीसरा ये इन टाइम एंड आउट टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इन टाइम आउट टाइम वाला। इसकी मदद से हम ये पता कर पा रहे हैं कि कोई नोड किसी का डिसेंडेंट है कि नहीं, या फिर कोई नोड किसी का एंसेस्टर है कि नहीं, डिसेंडेंट चेक के लिए। ठीक है, और पता है एक्चुअली में ना ये खुद में ही एक क्वेश्चन है, ये वाला थर्ड वाला। ठीक है, इन टाइम आउट टाइम निकालने वाला भी एक प्रॉब्लम है, आई थिंक मैंने गीक्स और गीक्स में बहुत पहले सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये खुद में ही एक प्रॉब्लम है, ये ज़ॉर वाला भी खुद में एक प्रॉब्लम है कि आपको हर सब ट्री का ज़ॉर रिटर्न करना है, इसीलिए ये हार्ड मार्क्ड है क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स छिपे हुए हैं। तो ये सारे स्टोरी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके देखो कितना इजीली ये कोड हो जाएगा। चलो कोड करते हैं इसका, तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। देखो मैंने पहले ही nums डॉट साइज एन में स्टोर कर लिया, मैंने एडजेसेंसी लिस्ट पहले ही बना लिया है ना। देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मैंने u को v से कनेक्ट किया और v को u से कनेक्ट किया। ठीक है, तो मैंने अपना ग्राफ बना लिया है पहले ही। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि मुझे कुछ कुछ चीज़ लेना पड़ेगा। सबसे पहले वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं, जो कि क्या स्टोर करेगा मेरा सब ट्री का ज़ॉर। कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो, जितना अच्छा वेरिएबल का नाम लोगे उतना क्लियर होगा। अभी सारे नोड्स का सब ट्री का ज़ॉर का वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में। ठीक है, और हम लोग एंसेस्टर वाला इन्फॉर्मेशन कैसे पता करेंगे, यूजिंग टाइम इन्फॉर्मेशन। तो वेक्टर ऑफ इंट इन टाइम नाम का एक वेक्टर ले लेते हैं, n,0। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट आउट टाइम n,0। ओके, और एक टाइमर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, टाइमर इज इक्वल टू 0, जिसको मैं पॉपुलेट करूँ, जिसकी मदद से, जिसको मैं बढ़ाता चलूँगा, टाइम को बढ़ाता चलूँगा और उसकी मदद से इन टाइम और आउट टाइम कैलकुलेट करेंगे हर एक नोड का। तो मैंने क्या करा, DFS कॉल मार दिया। DFS में मैंने रूट 0 को माना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, रूट इज इक्वल टू 0 को माना है, और रूट का कोई पेरेंट होता नहीं है तो उसका पेरेंट -1 कर दिया। ठीक है, याद करो मैंने बोला था पेरेंट भी भेजना होगा DFS में। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इन सबको भी पास करना होगा। सबसे पहले मेरा सब ट्री ज़ॉर है। ठीक है, और मेरा क्या क्या है, इन टाइम है, आउट टाइम है, टाइमर वाला वेरिएबल है, नम्स भी भेजना पड़ेगा क्योंकि मुझे हर नोड का वैल्यू चाहिए होगा ज़ॉर कैलकुलेट करने के लिए, और एडजेसेंसी लिस्ट तो भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर DFS लिख देता हूँ। DFS के दौरान मैं दोनों काम कर लूँगा। ठीक है, ज़ॉर भी कैलकुलेट कर लूँगा और इन टाइम और आउट टाइम भी कैलकुलेट कर लूँगा। तो इंट मेरा करंट नोड ये है, इंट मेरा पेरेंट ये है, और वेक्टर ऑफ इंट एंड सब ट्री ज़ॉर, और क्या क्या था, वेक्टर ऑफ इंट एंड इन टाइम, वेक्टर ऑफ इंट एंड आउट टाइम, और यहाँ लिख देते हैं अब इन टाइम हो गया, आउट टाइम हो गया, इंट एंड टाइमर हो गया, टाइमर वाला वेरिएबल था, और वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स था, और एडजेसेंसी लिस्ट था जो कि अनऑर्डर्ड मैप है मेरा, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट एंड ADJ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो सबसे पहले तो सब ट्री ज़ॉर ऑफ करंट नोड विल बी इक्वल टू, नोड का वैल्यू डाल दो उसमें, नम्स ऑफ नोड, वैल्यू ऑफ नोड डाल दिया हमने। ठीक है, और इन टाइम मतलब मैं अभी इस नोड पर घुसा कब हूँ, जो भी टाइम का वैल्यू अभी हो रहा होगा, जैसे ही घुसा टाइम को प्लस प्लस करना मत भूलना। ओके, क्योंकि अब आप नेक्स्ट नोड पे जाओगे इसके बाद। फॉर इंट एंड NGBR नेबर
एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ करंट नोड का एडजेसेंसी निकाल लिया। इफ़ जो करंट नेबर है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू पेरेंट, तभी मैं आगे जाऊँगा, है ना। तो मैं पहले बाकी नेबर्स का निकाल लूँगा, उनका जो भी जॉर है NGBR, और इसका पेरेंट मेरा नोड होगा। और क्या क्या पास कर रहे हैं यहाँ पर, सब ट्री जॉर पास कर रहे हैं, इन टाइम आउट टाइम ना, इन टाइम आउट टाइम, और क्या था, टाइमर और नम्स और ADJ, इतनी सारी चीज़ें पास कर रहे थे। और जैसे ही सारे नेबर्स का कैलकुलेट हो जाएगा, अब आप सब ट्री जॉर ऑफ करंट नोड निकाल सकते हो सारे नेबर्स से। इसका जॉर ले लो, सब ट्री जॉर NGBR, ठीक है। तो बस DFS का कमाल है यहाँ पर, है ना। ओके। और जब बाहर निकलोगे तो आउट टाइम कैलकुलेट करना मत भूलना, क्योंकि अब आप इस नोड से बाहर निकल चुके हो। जैसे आप इस नोड पे इंटर किए थे इस DFS के साथ, अब आप यहाँ से लौट रहे हो वापस, तो DFS से आप वापस जा रहे हो फॉर दिस नोड विल बी इक्वल टू टाइमर, ठीक है। और टाइमर को जब यहाँ से निकल गए तो टाइमर को प्लस प्लस करना मत भूलना, है ना, क्योंकि हर बार टाइमर प्लस प्लस होता जाएगा। इसको जब असाइन किया मैंने आउट टाइम, तो टाइमर को फिर मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पर इन टाइम जब असाइन किया तो देखो टाइमर को मैंने फिर से बढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। टाइमर है यहाँ पर, टाइमर R में से हो गया टाइमर, हाँ ओके। नाउ वी आर गुड। अब एक काम करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं DFS को, क्योंकि हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लिख दिया है ना। सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है मेरा, DFS भी मैंने कल हिट मार दिया है। अब बस मुझे क्या करना है, सिंपली सारे पॉसिबल नोड्स को वो करना है, एक्सप्लोर करना है, पॉसिबल पेयर ऑफ नोड्स को। इंट रिजल्ट इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स ले लेते हैं, क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है। इंट फॉर इंट नोड 1 इज इक्वल टू, नोड 1 या तो U मान लो इसको, U इज इक्वल टू 1, U इज लेस देन N, U प्लस प्लस। U1 मैंने क्यों दिया, क्योंकि मैंने ये 0 को रूट मान रखा है। इंट V इज इक्वल टू U प्लस 1, V इज लेस देन N, V प्लस प्लस, ठीक है। सारे दो नोट्स के पॉसिबल पेयर को मैं इवेल्युएट करूँगा, ठीक है। और तीनों का जॉर निकालूंगा, इंट जॉर 1, इंट जॉर 2, इंट जॉर 3, तीनों कंपोनेंट का जॉर निकाल लूँगा। तो उससे पहले कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या U जो है वो एंसेस्टर है, इज एंसेस्टर U, V, क्या U V का एंसेस्टर है। अगर ऐसा है तो पहले तो इज एंसेस्टर का यहाँ चेक डाल देते हैं। यहाँ पर एक लिख देते हैं, बूल इज एंसेस्टर इंट U इंट V, नहीं सॉरी, इंट U इंट V था ना, हाँ ठीक है। और हाँ एक और चीज़ पास करना पड़ेगा, वेक्टर ऑफ इंट एंड इन टाइम, वेक्टर ऑफ इंट एंड आउट टाइम, ठीक है। मुझे पता करना कि क्या U एंसेस्टर है V का। तो बस सिंपली ये चेक करना था कि इन टाइम ऑफ अगर U जो है, ठीक है, अगर वो लेस देन इक्वल टू, या तो V लिख दो, V मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन टाइम ऑफ U एंड आउट टाइम ऑफ V मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू आउट टाइम ऑफ U। तो इससे होगा क्या, ये पता चल जाएगा कि U इज़ एन एंसेस्टर ऑफ V, ठीक है। और अगर U इज़ एन एंसेस्टर ऑफ V हुआ, इसका मतलब मुझे पहले V का निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जॉर 1 इज इक्वल टू सब ट्री जॉर ऑफ V पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। फिर जॉर 2 कैसे निकालोगे, सब ट्री जॉर ऑफ U निकाल लो, उसमें जॉर ले लो जो भी अभी जॉर 1 आया है ना। जॉर 1 क्या था, सब ट्री जॉर ऑफ V था। तो इन दोनों का जॉर कर दोगे, जॉर 1 की जगह मैं यही लिख देता हूँ। तो ऑब्वियस है रिमेनिंग कंपोनेंट का आपको वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ये U जो है ना एंसेस्टर, उसका जॉर मिल जाएगा आपको,
ठीक है। और जो थर्ड कंपोनेंट रिमेनिंग कंपोनेंट यानी कि जोर 3, इसको निकालना तो बहुत आसान है। अगर आपको 2 कंपोनेंट का जोर मिल गया तो तीसरे का आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, सब ट्री जोर ऑफ रूट निकाल लो ओवरऑल ट्री का। 0 मेरा रूट था ना, उसको जोर ले लो, जोर 1 से एंड जोर 2 से। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। तो इससे आपको तीनों का जोर मिल जाएगा। एल्स इफ़ अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है यू एंसेस्टर ना हो वी का, बट वी हो एंसेस्टर यू का। तो यहाँ पर मैं इधर वी लिख देता हूँ, इधर यू लिख देता हूँ। अगर वी जो है वो यू का एंसेस्टर हुआ तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर वी एंसेस्टर हुआ यू का तो पहले मैं यू का निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वी होगा, यहाँ पर यू होगा और बाकी सब कुछ सेम है। और अगर ऐसा नहीं है तब तो बहुत सिंपल केस है, आराम से आप जोर 1 जोर 2 जोर 3 निकाल सकते हो। कोई किसी का एंसेस्टर नहीं है तो जोर 1 आप यू का जोर निकाल लो, यहाँ पर वी का जोर निकालो डायरेक्टली, और थर्ड कंपोनेंट का जोर ऐसे ही मिल जाएगा। जोर 1 जोर 2 के साथ पूरे ट्री का जोर निकाल दो, ओके। जब आपको तीनों कंपोनेंट का जोर मिल गया है तो अब रिजल्ट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा स्कोर निकाल लेंगे। स्कोर याद है कैसे निकालते थे, एक फंक्शन लिख देते हैं गेट स्कोर, उसमें जोर 1 जोर 2 एंड जोर 3 पास कर देते हैं, ठीक है। और गेट स्कोर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट गेट स्कोर इंट जोर 1 के लिए ए ले लेता हूँ, इंट बी इंट सी ले लेता हूँ। इसमें से मुझे मैक्सिमम वाला और मिनिमम वाला जोर चाहिए, तो मैक्स जोर क्या होगा मेरा, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इंट मिन जोर क्या होगा मेरा, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। मुझे रिटर्न क्या करना है, मैक्स जोर माइनस मिन जोर। यही तो स्कोर निकालने का दे रखा था प्रॉब्लम में, है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। लास्ट में आपको क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है, ओके। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी इज एंसेस्टर, क्या गड़बड़ किया हमने यहाँ पर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर इन टाइम और आउट टाइम भी तो भेजना था, सॉरी। इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम। रन करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली ओ ऑफ एन स्क्वायर दिख रहा है। डीएफएस में आपको ओ ऑफ वी प्लस ई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगे। वी प्लस ई मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ वी प्लस ई हुआ क्योंकि आपने एडजेंसी लिस्ट बनाया है, ठीक है। जहाँ पर वी वर्टिसेस है, ई नंबर ऑफ एजेस है, यहाँ पर ओ ऑफ एन स्क्वायर लग जा रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपके पास एन है। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।